हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की सीरीज़ में हम फिज़िक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो साउंड टॉपिक से रिलेटेड होंगे, आपके ध्वनि टॉपिक से रिलेटेड होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की सीरीज़ को। ये सभी क्वेश्चन वन लाइनर्स हैं। सुपरसोनिक जेट से वायुमंडल की किस परत को क्षति पहुंचती है? तो सुपरसोनिक जेट से ओजोन लेयर को क्षति पहुंचती है। ओजोन लेयर को O3 भी कहा जाता है। और एक बात आप इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट को ये भी याद रखिएगा कि सुपरसोनिक जेट क्या करता है, ये एक गैस को रिलीज़ करता है जिस गैस को हम बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। ये नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज़ करता है और यही नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी ओजोन लेयर को धीरे धीरे क्षति पहुंचाना शुरू कर देती है। ओजोन लेयर हमें सन की अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। और इसके साथ आप ये भी याद रखिएगा कि ओजोन डे, वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसका मेन रीज़न होता है इसे टूटने का क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये ओजोन लेयर को धीरे धीरे तोड़ रही है। जो फ्लाइट्स होती हैं वो जो चलती हैं आपकी जिस लेयर में चलती है उस लेयर को बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, और जेट जो आपके जिस लेयर में चलते हैं उस लेयर को बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। किसे मापने हेतु डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो साउंड की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल यूनिट का प्रयोग किया जाता है जिसे हम डीबी से डिनोट करते हैं। ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? अब देखिए, जहाँ से साउंड आ रही है वहाँ से और जहाँ से साउंड रिफ्लेक्ट होके वापस सुनाई दे रही है, इनके बीच में क्या डिस्टेंस होना चाहिए? तो इनके बीच में 16.5 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है, जो कि समुद्र तल से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की ये बात कर रहा है? की जो स्पीड होगी वो होगी 343 मीटर पर सेकंड। जबकि अगर सिंपल एयर की बात करी जाए, वह होती है 331 मीटर पर सेकंड। और अगर हम वाटर की बात करें कि वाटर में साउंड की स्पीड कितनी होती है, तो उसकी स्पीड होती है 500 मीटर पर सेकंड। सिनेमा घरों, बड़े सभाघरों आदि में ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद कुछ देर बाद ध्वनि सुनाई देती है। इसका क्या कारण है? जब आपने देखा होगा कि सिनेमा घरों में जब आवाज़ बंद हो जाती है, जहाँ से आवाज़ आ रही होती है वो बंद हो जाती है, तब भी हमें आवाज़ कुछ टाइम के लिए गूंजती है, रिफ्लेक्शन होता है। और वो रिफ्लेक्शन क्यों होता है साउंड का? साउंड वेव्स होती हैं, वो किससे टकराती हैं? वो लोग जो हॉल में बैठे रहते हैं उनसे टकराती हैं, जो वहाँ की हवा होती है उनसे टकराती है, जो वहाँ फर्नीचर होता है उन सभी से साउंड वेव्स टकराती है, जिस वजह से वो सब गूंजती रहती है। तो इसको कहते हैं हम रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन की वजह से ही ऐसा होता है। रिवर्बरेशंस के एग्जाम्पल क्या हैं? तो सिनेमा घर और बड़े सभागार इसके एग्जाम्पल हैं। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, इसका क्या कारण है? मून पर क्या नहीं है? मून पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई हवा नहीं है। तो जहाँ पे वैक्यूम होती है वहाँ पे आप सभी को पता है वहाँ पे साउंड वेव्स ट्रैवल नहीं कर पाती हैं। तो चांद पे क्या है? चांद पे वैक्यूम है, जिस वजह से साउंड वेव ट्रैवल नहीं कर पाती हैं और एक दूसरे को, दो व्यक्तियों की बातें सुनाई नहीं देती हैं। वह जैव पद्धति यानी कि बायोलॉजिकल मेथड पूछा गया है जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। और पराश्रव्य ध्वनि क्या होती है? अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती हैं उनकी प्रयोग किया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहा जाता है? सोनोग्राफी। सोनोग्राफी का मतलब है, जैसे कि आपने देखा होगा अल्ट्रासाउंड स्कैन किया जाता है तो उसमें लाइव इमेजेस, बॉडी के अंदर की लाइव इमेजेस दिखाई जाती हैं। और वो कैसे दिखाई जाती हैं? जब वो बॉडी के अंदर हाई वेव्स की फ्रिक्वेंसी को भेजते हैं तो उससे क्या होता है, हमें बॉडी के अंदर की इमेजेस का अच्छे से पता चल पाता है। और इसमें एक फैक्ट आप और भी याद रखिएगा, 20 किलोहर्ट्ज़ से भी बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है अल्ट्रासाउंड वेव्स की। और एक नॉर्मल व्यक्ति, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इस अल्ट्रासोनिक साउंड को कभी भी नहीं सुन सकता है क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, वो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 45 डीबी की तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए सबसे उपयुक्त है। तो WHO ने कहा है कि 45 डीबी तक की जो साउंड वेव्स होंगी, साउंड फ्रिक्वेंसी होंगी, वो इंसानों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। उसे चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका क्या कारण है? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो वह अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं, पराध्वनि तरंगों को उत्पन्न करते हैं और उन्हीं के द्वारा वो निर्देशित होते हैं कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है, किस डायरेक्शन में उड़ना है और अपना शिकार ढूंढना है। तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रासोनिक वेव्स की वजह से ही ऐसा कर पाते हैं।
टीवी रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो टीवी रिमोट में जो वेव्स का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहा जाता है अवरक्त तरंगे, यानी कि इंग्लिश में बोला जाए तो इंफ्रारेड रेज का यूज़ टीवी रिमोट में किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ साउंड के सोर्सेज बताए गए हैं और उनकी कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो बताई गई है, इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। साधारण बातचीत जो हम करते हैं तो वो 30 से 40 डेसिबल के बीच में होती है। तेज़ अगर हम चिल्ला के बोलेंगे तो 50 से 60 डेसिबल में होगी उसकी फ्रीक्वेंसी। अगर हम ज़्यादा लाउड म्यूज़िक सुनते हैं, शोर करते हैं, तो 18 डेसिबल से वो ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी उसमें गिनी जाती है। पेड़ के पत्तों की सरसराहट जो हमें सुनाई देती है वो 10 से 20 डीबी की होती है। जो पुलिस और एम्बुलेंस का सायरन बजता है वो 110 से 120 डीबी का होता है। जबकि जो जेट विमान आसमान में उड़ते हैं, सुपरसोनिक जेट्स उड़ते हैं, उनकी 140 से 150 डेसिबल फ्रीक्वेंसी होती है। और जो औद्योगिक यंत्र, संयंत्र, कारखाने वगैरह से जो आवाज़ें निकलती हैं वो 100 से 120 डेसिबल की होती है। तो इंसानों के लिए कौन सी बेस्ट मानी गई है WHO के अकॉर्डिंग? तो इंसानों के लिए जो 45 डेसिबल तक की साउंड फ्रीक्वेंसी होगी वो इंसानों के लिए बेस्ट मानी गई है। उससे ज़्यादा इंसानों को वो सुनना ठीक नहीं है, उनके कानों में इफ़ेक्ट पड़ सकता है। टेलीविज़न ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में कौन सी विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? यानी कि ये बात कर रहा है EMR की, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक रेडिएशन की ये बात कर रहा है। तो इसमें कौन सी प्रयोग में लाई जाती है? तो वह लाई जाती है अवरक्त विकिरण, यानी कि इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज़ किया जाता है टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण में। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद, यानी कि साउंड टिम्बर के आधार पर किया जा सकता है। जल, लोहा व नाइट्रोजन में ध्वनि के वेगों का आरोही क्रम क्या होगा? अब देखिए, जो वेलोसिटी होती है साउंड की वो अलग अलग मटेरियल में, अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती हैं। तो इसमें इन तीनों के बारे में पूछा गया है, वाटर, आयरन और नाइट्रोजन से रिलेटेड। इन्होंने इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने को बोला है। तो सबसे कम जो साउंड की वेलोसिटी होगी, साउंड की स्पीड होगी, वो नाइट्रोजन में होगी, उससे ज़्यादा होती है वाटर में और उससे ज़्यादा होती है आयरन में। क्यों? क्योंकि गैस में सबसे कम होती है साउंड की वेलोसिटी, लिक्विड में उससे थोड़ा ज़्यादा होगी और सॉलिड में सबसे ज़्यादा साउंड की वेलोसिटी देखी जाती है। ध्वनि की चाल ठोस माध्यम में सर्वाधिक, देखिए जो स्पीड ऑफ दी साउंड है वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड में उससे थोड़ा कम होगी और गैसेस में उससे भी कम होगी। तो ये पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि वेलोसिटी जो है साउंड की वो सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो वह होती है सॉलिड में। और सबसे कम किस में होती है? तो वह होती है गैस में। तापमान का ध्वनि के वेग पर क्या, तो टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा साउंड की वेलोसिटी पर? तो देखिए, जो टेम्परेचर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ दी साउंड वेव्स के। तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग भी बढ़ेगा और अगर टेम्परेचर घटेगा तो ध्वनि का वेग भी घटेगा। तो तापमान के घटने से ध्वनि का वेग घटता है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती? अब देखिए, अभी हमने चांद वाला एग्जाम्पल देखा कि वहाँ पे दो व्यक्तियों को एक दूसरे की बातें क्यों नहीं सुनाई देती हैं? क्योंकि चांद पर क्या है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई एयर नहीं है, वहाँ पे वैक्यूम है। तो ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती है? तो ध्वनि वैक्यूम से, यानी कि निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती है, क्योंकि साउंड वेव्स को मूव करने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है, चाहे वो सॉलिड मीडियम हो, लिक्विड मीडियम हो या गैसियस मीडियम हो। बट जब ये तीनों ही मीडियम उसे प्रोवाइड नहीं करे जाएंगे तो वह मूव नहीं कर पाएगी, जिससे कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दी जाएगी। ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में गमन कर सकती है। तथा धातु में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। देखिए, जैसा भी हमने देखा कि लिक्विड और गैस दोनों में वो मूव कर सकती है, लेकिन अगर वो किसी धातु में मूव करेगी, जैसे अभी हमने देखा आयरन में, तो उसमें उसका जो वेलोसिटी होगी साउंड की वो सबसे ज़्यादा होगी। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वह ध्वनि के परावर्तन पर कार्य करता है, यानी कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन पर वह कार्य करता है। एकॉस्टिक में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एकॉस्टिक में ध्वनि का अध्ययन किया जा सकता है। ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती है? तो ध्वनि तरंगों में ध्रुवण की घटना घटित नहीं हो सकती है, यानी कि पोलराइजेशन की घटना घटित नहीं हो सकती है। ध्वनि का तारत्व, यानी कि पिच, साउंड की पिच की बात की जा रही है, किस पर निर्भर करता है? तो यह निर्भर करता है उसकी आवृत्ति पर, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है।
इको का कारण क्या होता है? जो इको हमें सुनाई देती है, जैसे हम किसी पहाड़ी पे जाके चिल्लाएंगे या किसी खाली कमरे में भी चिल्लाते हैं तो हमें एक इको सुनाई देती है। बट उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जो इंसान आवाज़ दे रहा है, अपनी आवाज़ बोल रहा है, चिल्ला रहा है, उसकी आवाज़ जिस मटीरियल से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी, उनके बीच का डिस्टेंस 17 मीटर होना चाहिए। ये सबसे पहली कंडीशन इको के लिए होती है। तो इसका कारण क्या होता है? ध्वनि तरंगों का परावर्तन, क्योंकि जो साउंड वेव्स होती हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं, इसी वजह से इको प्रोड्यूस होती है। पराश्रव्य तरंगों यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स की बात की जा रही है। इनकी आवृत्ति लगभग कितनी होती है, इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी बताई गई है? तो इनकी फ्रीक्वेंसी होती है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा इनकी फ्रीक्वेंसी होती है, या आप इसे 20 किलो हर्ट्ज भी बोल सकते हैं। तो 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी होती है वह अल्ट्रासोनिक वेव्स की होती है, जिसे ह्यूमंस बिल्कुल भी नहीं सुन सकते हैं, वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है। और जो इंफ्रासोनिक वेव्स होती हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से भी कम होती है। और जो सोनिक वेव्स होती हैं यानी कि मानव द्वारा जो श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो सोनिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि 20 से 20 किलो हर्ट्ज तक जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे कहा जाता है सोनिक वेव्स। जो 20 हर्ट्ज से कम की होगी उसे कहा जाएगा इंफ्रासोनिक वेव्स। और जो 20,000 हर्ट्ज यानी कि 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होंगी उन्हें कहा जाएगा पराश्रव्य तरंगे यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स। पराश्रव्य ध्वनि तरंगे किसके द्वारा सुनी जा सकती हैं? तो जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं उसे इंसान नहीं सुन सकता है, वो इंसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होते हैं। उसे कुत्ते एवं डॉल्फिन मछली द्वारा ही सुना जा सकता है। और कितनी होती है अल्ट्रासोनिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी? तो वह होती हैं 20 किलो हर्ट्ज से भी ज़्यादा। अब देखिए, अलग अलग मीडियम में ध्वनि की स्पीड अलग अलग होती है और ये 25 डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग बताई गई है। जैसे कि एल्यूमिनियम में इसकी स्पीड होगी 6420 मीटर पर सेकंड, स्टील में होगी 5960 मीटर पर सेकंड, लोहा में होगी 5950 मीटर पर सेकंड, कांच में होगी 3980 मीटर पर सेकंड, जल जो 0 डिग्री सेल्सियस की बात की जा रही है उसमें इसकी होगी 1402 मीटर पर सेकंड, एयर में होगी 332 मीटर पर सेकंड। और अगर 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पे बात की जा रही है तब एयर में होगी इसकी 343 मीटर पर सेकंड। ऑक्सीजन 0 डिग्री सेल्सियस में होगी 316 मीटर पर सेकंड, हाइड्रोजन 0 डिग्री सेल्सियस में होगी 1286 मीटर पर सेकंड, समुद्री जल में होगी 1533 मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ द साउंड, और सामान्य जल में होगी 1493 इसकी स्पीड। तो पेपर में पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा किस में होती है, किस में ट्रैवल करती हैं साउंड वेव्स? तो सबसे ज़्यादा वह सॉलिड में ही ट्रैवल करती हैं। और इसे देख के हमें पता भी चल रहा है कि एल्यूमिनियम एक बहुत ही ठोस सॉलिड है। स्पीड ऑफ द साउंड जो है वो 6420 मीटर पर सेकंड दी भी जा गई है। अब हम एक फैक्ट और देखते हैं कि वुमेन की जो साउंड पिच होती है वो मेल के कंपैरिजन में, मेंस के कंपैरिजन में ये ज़्यादा क्यों होती है? इसका एक ही रीज़न है ज़्यादा होने का, क्योंकि जो वुमेन की वोकल कॉर्ड्स होती हैं, वो क्या होती हैं? वो छोटी होती हैं, शॉर्टर होती हैं। अगर वो छोटी होंगी तो वो वाइब्रेट भी ज़्यादा करेंगी। अब वो वाइब्रेट ज़्यादा करेंगी तो वो ज़्यादा पिच प्रोड्यूस भी कर सकती हैं। तो इसीलिए ये रीज़न है कि वुमेन्स की पिच हाई क्यों होती है। तो पेपर में अगर पूछा जाए कि वुमेन्स की आवाज़ पुरुषों के कंपैरिजन में ज़्यादा तेज क्यों होती है, उनकी हाई पिच क्यों होती है, तो उसका सिर्फ एक रीज़न है कि वुमेन्स की जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं वो साइज़ में छोटी होती हैं, वो शॉर्टर होती हैं, जिस वजह से वो वाइब्रेट करती हैं और हाई पिच प्रोड्यूस कर सकती हैं। तो बात करिए हमने साउंड वेव्स की। अगर अब हम रेडियो वेव्स की बात करें, रेडियो वेव्स कहाँ पाई जाती हैं? तो रेडियो वेव्स हमें देखी जाती हैं एटमॉस्फेयर के आयन मंडल में, यानी कि आयनोस्फेयर में रेडियो वेव्स को देखा जाता है। और टेलीविज़न वगैरह में, रेडियो में रेडियो वेव्स का ही यूज़ किया जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज की सीरीज़ भी ये पसंद आई होगी। आप इन क्वेश्चंस को भी अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि UKSSC के 1 दारोगा के सिलेबस में साउंड टॉपिक दिया गया है, ध्वनि टॉपिक दिया गया है, और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हो चुके हैं। ये सभी क्वेश्चन NCERT बेस्ड हैं, तो आप इन क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना रिवीजन कंटिन्यू रखिएगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट।